हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमए फोर्थ सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर और अमेरिकन लिटरेचर पर ये क्वेश्चन है। राइट अ नोट ऑन द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ डैडी, अ पोएम बाय सिल्विया प्लाथ। सिल्विया प्लाथ ने, जैसा कि पिछले लेक्चर में बताया था, कि डैडी नाम की एक पोएम लिखी है जो उन्होंने अपने पिता के ऊपर लिखी है। तो इसमें इस तरह का कंट्राडिक्शन है कि पिता का प्यार और पिता के प्रति नफ़रत, ये दोनों का भाव देखने को मिलता है इसमें। फेमिनिज्म का इसमें पूरा फ्लेवर है, क्योंकि बचपन में जिस प्रकार से वो पिता के सानिध्य में रही और किस प्रकार से पिता के जो संरक्षण में आमतौर पर लड़कियां प्रोटेक्शन में रहती हैं, दबाव में रहती हैं, अंडर प्रेशर रहती हैं, उसी प्रकार से वो भी रही। लेकिन एट दी वेरी अर्ली एज, 8 साल की ही थी तभी पिताजी गुजर गए थे। तो इस प्रकार से उसे फिर ये नफ़रत होने लगती है कि मुझे इतनी जल्दी छोड़ के चले क्यों गए इस बेईमान दुनिया में। वो कहती है कि दुनिया के जितने लोग हैं ये सब खराब हैं, और जितने खराब हैं उनमें से आप भी एक खराब निकले, क्योंकि आप भी इसी बीच में मुझे छोड़ के चले गए। तो ये जो हेट है, एक किस्म की प्यार भरी हेट है या फ्रस्ट्रेशन की हेट है, लेकिन इससे दोनों चीज़ें पता चलती हैं कि बाल्यावस्था में यदि पिता चला गया तो बच्चे उसके किस तरह से बर्बाद हो जाते हैं। और ये सिल्विया प्लाथ के साथ हुआ ही ऐसा। 8 साल की एज में पिताजी की डेथ हो जाती है और वो पूरा संघर्ष करती है। फिर उसके साथ जो होता है वो बहुत गलत होता है। जितने उसके लोग आए हितैषी बन के, कुछ लोगों ने उसका वेल विशर बनना चाहा, शादी भी की इस हिसाब से कि शायद पिता की तरह वो भी एक अच्छा इंसान होगा। तो पिताजी से मिलता जुलता कुछ शकल सूरत में भी था, और बाल्यकाल में बच्चा समझ नहीं पाता कि ये सब क्या है, और भावनात्मक प्यार हुआ तो शादी की। शादी के बाद उसका जो है डिवोर्स हुआ, बच्चे हो गए, दूसरा पति मिला, उससे भी डिवोर्स हुआ। अंततः वो इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो गई कि सुसाइड करना पड़ा। और सुसाइड जो किया तो उसे सुसाइडल पोइटेस भी कहते हैं सिल्विया प्लाथ को, कि बहुत ही कम एज में उन्हें सुसाइड की, बच्चों को छोड़ दिया। तो इसमें बहुत कंट्राडिक्शन है इस पोएम में कि एक ओर आप नाराज़ हो रही थी पिता से कि मुझे बीच में छोड़ के क्यों चले गए, दूसरी ओर खुद भी अपने बच्चों को छोड़ के सुसाइड कर लिया, बल्कि पिता ने तो सुसाइड भी नहीं किया था। तो दिस इज़ ए वेरी कंट्राडिक्टरी पोएम। लव एंड हेट दोनों का ये ब्लेंडिंग है, एक मिक्सचर है जो देखने को मिलता है। सिल्विया प्लाथ अमेरिकन पोइटेस हैं, ऑटोबायोग्राफिकल ये पोएम है। और क्या अच्छा क्या बुरा ये डिसीजन नहीं हो पाता है इस पोएम में, लेकिन ये बात ज़रूर है कि फीलिंग्स पैथेटिक हैं। तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन में जो भी चीज़ें हैं वो सब आपको इतनी सी बात में समझ में आई। फिर भी मैं पूरा क्वेश्चन को जो आंसर सहित तैयार किया गया है उसको अक्षर सहित, वाक्य सहित आपको हिंदी रूपांतरित करने जा रहा हूँ मैं। तो डैडी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएम्स ऑफ सिल्विया प्लाथ, ए वेल नोन पोइटेस ऑफ अमेरिका। This is an autobiographical poem written on the theme of love, frustration, nature and passion. ये प्रकृति पर भी कुछ इसमें जो है फ्लेवर मिलता है। फ्रस्ट्रेशन तो है ही, लव भी है, क्राइसिस है, देयर इज ए थीम ऑफ पेसिमिज्म, और निराशावाद भी है। निराशावाद तो इस हद तक कि प्रोटागोनिस्ट जो नरेटर है, इसमें जो कवित्री है, उच्च क्वालिटी की जो पोएम्स लिखती है, वो सुसाइड करती है। When Sylvia Plath was of 8 years old, her father had died
The death of her father brought her anxiety, frustration, and dejection. She could not forget her father's love. फ्रस्ट्रेटेड है, डिजेक्टेड है, ऑब्सेस्ड है, लेकिन पिता का जो लव है वो रिकॉल होता है उसके माइंड में. इन दिस पोएम इट सीम्स एज इफ सिल्विया प्लाथ वाज एंग्री विथ हर फादर, बट इट इज़ नॉट सो. पोएम पढ़ के लगता है कि पिता से बहुत नाराज़ है, परंतु ऐसा नहीं है. नाराज़गी का मतलब ये कि हम आम तौर पर अपने समाज में देखते हैं कि जब कोई किसी का प्रिय ख़त्म होता है, मरता है, तो लोग छाती पीट कर रोते हैं और उसको कहते हैं कि ये दुश्मन कैसे छोड़ के चला गया हमें अंधेरे संसार में. तो उसे कोसते हैं. उस कोसने का आशय ये नहीं कि उससे नफ़रत करते हुए, बल्कि रोते हुए अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं. तो इस पोइम में भी ऐसा ही है. तो लेफ्ट अलोन, she was not angry with him, she was angry because he had left her alone in the world where cruelty is prevailed everywhere. वो इस संसार में पिता ऐसे छोड़ के चले गए जहाँ पर हर जगह निर्दयता ही निर्दयता भरी है, हर जगह धोखा ही धोखा भरा है. जिस पर यकीन करो लड़की के लिए वहीं धोखा है. मार्क दीज लाइन्स, ये पोएम में एक लाइन आई है, उसको कोट करता हूँ. उसमें लिखा है, डैडी आई हैव हैड टू किल यू, यू डाइड बिफोर आई हैड टाइम. पिताजी तुम मर गए, मैं खुद ही मार देती तुमको. यहाँ पर इतना बड़ा फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलता है कि ऐसा जानती कि तुम मुझे बीच में छोड़ के चले जाओगे तो मैं खुद भी मरती और मरने से पहले तुम्हें मार देती. इन द एबव कपलेट, इस कपलेट में, इस दोहे में, इट इज एविडेंस दैट शी वॉज हाईली फ्रस्ट्रेटेड ओवर द डेथ ऑफ हर फादर. अपने पिता की मौत पर वो कितना द्रवित होती है, ये चीज़ का यहाँ प्रमाण मिलता है. आफ्टर हर फादर्स डेथ शी केम इन कॉन्टैक्ट विद अदर मैन हु प्रूव्ड टू बी सो कनिंग एंड रैच्ड. पिता की मौत के बाद वह दो लोगों के संपर्क में आई जिनको वो अच्छा समझती थी. चेहरे से लगता था कि कुछ लाइफ में आभा ऐसी आएगी, आशा की किरण आएगी, परंतु वे दोनों के दोनों कनिंग निकले, रेस्ट निकले, धूर्त निकले और बेकार निकले. हर फर्स्ट मैरिज वाज फेलियर बिकॉज द मैन विथ whom she came in contact with first became her husband who did not love her. जिसके वो संपर्क में आई पहला पति बना और पति बनने के बाद बच्चे हुए और ख़त्म छोड़ गया, डिवोर्स हो गया, रिश्ता ख़त्म. हैंस डैडी इज़ अ कन्फेशनल पोएम दैट एक्सप्रेसेस हर कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग्स टुवार्ड्स हर फादर एंड हर मैरिज. इसमें दो तीन चीज़ें चलती हैं, पिता और मैरिज और उसका पर्सनल लाइफ का डिजेक्शन. थीम्स ऑफ द पोएम देखते हैं. थीम्स कौन कौन से हैं? ऑपरेशन, फ्रीडम, लव हेट, रिलेशनशिप एंड क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी आर द मेजर थीम्स इन द पोएम. इसमें जो ऑपरेशन है, सेपरेशन है, निराशा है, फ्रीडम माने आज़ादी है, लव हेट रिलेशनशिप है, लव हेट प्रेम और नफ़रत वाला रिलेशनशिप है, एंड क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी अपने अस्तित्व की चाहत के लिए एक तड़प है. ये इसके मुख्य थीम हैं. द पोएम एक्सप्लोर्स द आइडिया ऑफ हाउ पेट्रियार्कल फिगर्स सच एज फादर, हस्बैंड एंड नाजीज इम्पोज स्ट्रिक्ट जेंडर स्ट्रक्चर. वो इस तरह से परेशान होती है सिल्विया प्लाथ कि उसे पुरुष रूपी जो भी चीज़ दिखाई देती है वो नाजीबात से जो है तुलना करती है, चाहे वो पिता का सानिध्य हो या पति का सानिध्य. जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, नाजी से तुलना करती है, हिटलर से तुलना करती है कि जिस तरह से हिटलर चलाता था और उसका नामी टर्म बन गया हिटलर शाही, जैसे नाजीज करते हैं वैसा ही पुरुष प्रधान समाज में लड़की के साथ होता है, चाहे वो पिता का हो सानिध्य या पति का.
The poem is about the poet's decision to break free her father's oppressive influence and the limitations ही प्लेस्ड ऑन हर। बचपन में पिता जो उस पर लिमिटेशंस लगाता था, सीमाएं लगाता था कि यहाँ खेल सकती हो, यहाँ नहीं खेल सकती हो, यहाँ जा सकती हो, यहाँ नहीं जा सकती हो, ये कर सकती हो, ये नहीं कर सकती हो, तो इससे भी वो लिबरेट होना चाहती थी। और इससे पहले वो लिबरेट हो पाए, कुछ समझ पाए कि ये सब उसके साथ जेंडर के आधार पर हो रहा है या पिता के स्वभाव के कारण, वो समझ नहीं पाई। एक बाल्य अवस्था में बच्चा क्या समझ पाएगा। बाद में पता चलता है कि ये स्वभाव नहीं था पिता का, बल्कि एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था या ओवर शेडोइंग ऑफ फादर साइड्स जो थी। तो उसको वो जब तक समझ पाती, हर फादर हैड पास्ट अवे, पिता खुद ही चले गए इस दुनिया से, तो उसका फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाता है, उसकी निराशा और बढ़ती है। दिस पोएम एक्सप्लोर्स द कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीकर एंड हर फादर। अपने पिता और खुद के बीच का रिलेशनशिप इसको हाईलाइट करती है सिल्विया प्लाथ इस कविता में। विच वाज बोथ लविंग एंड हेटफुल, जो दोनों ही हैं, लविंग भी है, हेटफुल भी है। ये प्यार और नफरत का जो संगम है इस कविता में। शी डिस्क्राइब्स हर फादर एज बीइंग हैवी एज मार्बल एंड लाइक ए बैग फुल ऑफ गॉड। वो अपने पिता को एक टर्म देती है इस पोएम में, एक फ्रेज आया है जिसमें लिखा है ए बैग फुल ऑफ गॉड। एक बैग, एक बोझा तो है लेकिन गॉड से भरपूर है। बोझ जब सिर पर रखते हैं तो भारी लगता है, लेकिन चूंकि गॉड है, फादर गॉड के समान है, परवरिश भी वही करता है। तो एक ही फ्रेज में उसने दोनों चीज़ें दिखा दी हैं कि वो बर्डन कितना है पिता और प्रोटेक्टर कितना है। ए बैग फुल ऑफ गॉड एज वेल एज लाइक हॉरिफाइंग स्टैच्यू विथ वन टो दैट लुक्स लाइक अ सैन फ्रांसिस्को शील्ड ह्यूज एंड ग्रे। सैन फ्रांसिस्को की मूर्ति से तुलना करती है अपने पिताजी की, जो विशालकाय है और ग्रे है, वृद्ध है। द पोइटेस हैज ऑलवेज बीन अफ्रेड ऑफ हर फादर in particular, whom she associates with the German Air Force। जर्मन एयरफोर्स की तुलना करती है अपने पिता की, कि किस प्रकार से जर्मन एयरफोर्स हावी होता है सोसाइटी पर, उसके पिता किस तरह से हावी होते हैं, लेकिन वो हावी होने के बावजूद भी चले गए। अगेन डिस्क्राइबिंग हर फादर शी स्पीक्स क्लेम्स दैट ही इज नॉट God after all, but rather a swastika, the symbol of the German Nazi regime। मृत्यु के बाद वो कहती है कि यद्यपि वो गॉड फादर थे, परंतु मुझे छोड़ गए अकेले, इसलिए वो नाजी रिजाइम के एक हिटलर शाह थे। So a block that no light could get through it। She then goes on to say that all women love fascists being stabbed down brutality by someone who is monster at heart। जिसको महिला अपना समझती है, जिसके अंदर वो दिलों में बिठा के रखती है, वो आखिरकार मॉन्स्टर साबित होता है, चाहे वो जीते जी प्रताड़ना हो या मरणोपरांत वो भटकता हुआ छोड़ जाए। तो दोनों ही स्थितियों में पुरुष हिटलर शाह होता है, नाजी से कम नहीं होता, नाजीवादी से। जो ये कहती है कंक्लूजन, चूँकि पूरी कविता ही कंक्लूजन है, और अंत में कुछ कह सकते हैं कि थ्रू आउट द पोएम प्लाथ इलस्ट्रेट्स हरसेल्फ एज स्मॉल एंड हर फादर एज इमेंस, implying hyperbole imagery and metaphor to convey this imbalance। अपने पिता और अपने खुद के बीच में तुलना करती है और कहती है मैं तो बहुत छोटी वस्तु हूँ उनके सामने, वो एक इमेंस थे, सागर थे, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। लेकिन उस तुलना में जो उनके प्रति प्रेम और नफरत का भाव परिलक्षित होता है, ये समझने के लिए काफ़ी है कि लड़की, गर्ल या विमेन विदाउट मैन इज नथिंग, एंड विद मैन इज आल्सो नॉट
हैप्पी। मनुष्य के साथ भी और मनुष्य के बिना भी वो दोनों ही स्थितियों में परेशान है। ये इसका मुख्य कंक्लूजन है। ए बैग, द मेटाफर ए बैग फुल ऑफ गॉड, ये जो रूपक अलंकार यूज किया है ये बहुत कुछ कह देता है। रिप्रेजेंट्स हर फादर एज द सेंटर ऑफ हर चाइल्डहुड यूनिवर्स। इस सेंटेंस में, इस फ्रेज में ए बैग फुल ऑफ गॉड अपने आप में सिद्ध कर देता है कि एक बच्चे के लिए एक पिता पूरी दुनिया होता है, चाइल्डहुड यूनिवर्स होता है। बच्चा बिना पिता के अनाथ जब होता है तो उसकी दुनिया ख़त्म सी हो जाती है। हर ओवरवेमिंग प्रेजेंस, यूनिवर्स इलस्ट्रेटिंग हर ओवरवेमिंग प्रेजेंस। कविता में ये भी है कि पिता किस तरह उसकी लाइफ में प्रेजेंट रहता है। ओवरवेमिंग कुछ अति से ज़्यादा उपस्थिति रहती है। और बच्चों पर जब पेरेंट्स की, माँ की या पिता की अति से ज़्यादा उपस्थिति होती है, ज़्यादा दखलंदाजी रहती है, तो उसकी लिबर्टी छिनती है, प्राइवेसी छिनती है और उसे स्लेवरी समझ में आने लगती है, फ्रीडम समझ में, फ्रीडम नहीं लगती है। तो इसमें ये भी देखने को मिलता है। प्लाथ सेज दैट ऑल मैन ओवरशैडोड हर, जो भी आए उसकी ज़िंदगी में, चाहे पिता हो चाहे उसके बाद के दो लोग, सब ओवरशैडो हुए, सब उस पर हावी हुए, एक छाया की तरह छा गए। लीविंग हर इन ए स्टेट ऑफ सबऑर्डिनेशन, और सब चले गए उसे दोयम दर्जे का बना करके। तो ये फेमिनिज्म का एक बहुत ही बेहतरीन ग्लिम्प्स है, बहुत बेहतरीन इलस्ट्रेशन है। दिस पोएम इज आल्सो हैविंग द फर्वर ऑफ फेमिनिज्म। So here ends the critical appreciation of Daddy, written by Sylvia Plath. Thank you very much. Have a nice day.